हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैंटिलीवर। एक क्षैतिज दंड जिसका एक सिरा कस दिया गया हो तथा दूसरा सिरा भारित किया गया हो कैंटिलीवर कहलाता है। यहाँ एक शब्द काम में लिया गया है क्षैतिज दंड। दंड या बीम वह छड़ होती है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में बहुत ज़्यादा हो या जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी लंबाई की तुलना में कम हो, तो इस तरीके की छड़ को एक दंड भी कहते हैं। यहाँ पे अगर उसके बल लगा करके उसको डिफॉर्मेशन किया जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एक जो कैंटिलीवर को प्रदर्शित किया गया है, ये एक एन लंबाई की एक छड़ है। इस क्षैतिज छड़ का ए सिरा कस दिया गया है और दूसरे सिरे बी सिरे पर भार लटकाया जाता है और इस छड़ की लंबाई एल है। तो भार लटकाने से जो बी सिरा है वो झुक करके बी डैश पर आ जाता है। यहाँ पे जो बी सिरा है उस पे भार जो है वो डब्ल्यू लटकाया गया है। ए सिरे से एक्स दूरी पर स्थित अगर कोई हम पी बिंदु लेते हैं तो भार लटकाने के कारण पी बिंदु में भी अवनमन होता है और वो झुक करके पी डैश पर आ जाता है। तो मान लीजिए ये जो पी डैश बिंदु पे आया है उस समय उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स और वाई है, अर्थात ए पी इज इक्वल टू एक्स और पी पी डैश इज इक्वल टू वाई। अब इसमें अलग अलग स्थितियाँ हम लेंगे। पहली स्थिति लेते हैं जब छड़ का भार नगण्य है, यानी जो एक्शनल वेट लटकाया गया है उसी के कारण उसमें अवनमन हो रहा है और जो छड़ का जो वेट है उसको उस एक्शनल वेट के कंपैरिजन में कम लेते हैं, उसका भार नगण्य मान लेते हैं। तो जो एक्शनल भार लटकाया गया है डब्ल्यू, उसके कारण पी डैश के सापेक्ष बल आघूर्ण, जो बल इंटू आघूर्ण पूछा, तो यहाँ पे ये बल आघूर्ण होगा डब्ल्यू एल माइनस एक्स। बाहर तो है डब्ल्यू और जो डिस्टेंस है वो है एल माइनस एक्स। अब चूंकि मुड़ी हुई दंड संतुलन की अवस्था में है इसलिए बंकन आघूर्ण जो है वो बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होना चाहिए। इसलिए वाई आई जी अपॉन आर, ये हम कल ज्ञात कर चुके हैं, ये बराबर होगा डब्ल्यू एल माइनस एक्स के, या 1 अपॉन आर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी एल माइनस एक्स। यहाँ पे जो आर है वो वक्रता त्रिज्या है और हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है आर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2 नीचे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यदि झुकाव प्रत्यास्थता सीमा में है या जो बल लगाने से जो इस बीम में जो बेंडिंग हो रही है वो इलास्टिसिटी की लिमिट में है, तो ये जो ढाल है बहुत कम होती है, यानी डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 1 और इस स्थिति में जो आर है वो बराबर होगा 1 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और इसका उपयोग करने पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी एल माइनस एक्स। अब यहाँ पे अपन अलग अलग परिस्थितियों में इसका उपयोग करेंगे इस समीकरण का इंटीग्रेशन करने पर। इंटीग्रेशन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा C1। ये इक्वेशन नंबर 5 है। अभी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम ए बिंदु लेते हैं कि जब ए पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 है तो डी वाई बाई डी एक्स भी 0 है। इसका उपयोग करने पर हमारा जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है C1 वो आ जाएगा 0। तो हमारे पास समीकरण 5 जो है वो इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी, इस रूप में परिवर्तित हो जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसका पुनः एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर हमें वाई प्राप्त होगा। वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। C2 का मान ज्ञात करने के लिए पुनः प्रतिबंध लगाते हैं कि जब x इज इक्वल टू 0 है वहाँ पे y भी 0 है एट ए पॉइंट पे, और उससे हमारा C2 भी क्या आ जाएगा 0। तो हमें y जो प्राप्त होगा वो समीकरण नंबर 8 के रूप में दर्शाया गया है और ये स्थिर सिरे से x दूरी पर अवनमन है। अब भारी सिरे का अवनमन ज्ञात करने के लिए x इज इक्वल टू एल रख देंगे और y इज इक्वल टू डेल रख देंगे। तो डेल जो हमें प्राप्त होगा वो डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी एल क्यूब अपॉन 2 माइनस एल क्यूब अपॉन 6 और हल करने पर डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 वाई आई जी। यहाँ पे आयताकार बीम के लिए आई जी की वैल्यू अलग होगी और अगर वृत्ताकार बीम है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है उसके लिए आई जी की वैल्यू अलग अलग है। और ये मान अगर हम रखें
तो इन दोनों के लिए जो है हम डेल या अवनमन ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने पहला केस लिया था। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि जब कैंटिलीवर का भार नगण्य नहीं है, यानी अब जो हमने जो एक्सटर्नल वेट लटकाया है उसके कंपैरिजन में जो कैंटिलीवर है, जो बीम है, उसका भी कुछ ना कुछ भार है, कंपैरिजन में उसको इनेक्जिबल नहीं मान सकते। उस स्थिति में अवनमन के लिए क्या फॉर्मूला होगा वो हम ज्ञात करते हैं। तो माना छड़ की इकाई लंबाई का भार W डैश है, तो P डैश B डैश जो हमने लिया है, जहाँ से इसका जो मध्य बिंदु है O पर जो P डैश से L माइनस एक्स बाई 2 दूरी पर है, उस समय जो उस पर भार होगा, उस सिरे का भार होगा, वो होगा W डैश L माइनस एक्स। P डैश बिंदु के सापेक्ष भारों के कारण कुल विक्षेपक बल आघूर्ण, ये डिफॉर्मिंग बल आघूर्ण जो होगा वो G डैश लिखेंगे, जिसे वो W L माइनस एक्स प्लस W डैश L माइनस एक्स और L माइनस एक्स बाय 2। ये जो W L माइनस एक्स है वो तो एक्सटर्नल भार के कारण बल आघूर्ण है, और जो W डैश L माइनस एक्स और L माइनस एक्स बाई 2 है, ये स्वयं के भार के कारण बल आघूर्ण है। तो इसका उपयोग करने पर साम्य अवस्था में YIG अपॉन R इज इक्वल टू W L माइनस एक्स प्लस W डैश L माइनस एक्स L माइनस एक्स बाई 2। अब इसमें हम अगर उपयोग करें कि dy बाई डी एक्स लेस देन 1 है, तो y इज IG d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू W L माइनस एक्स प्लस W डैश L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे इस समीकरण में हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है, अवनमन ज्ञात करना है। तो पिछले केस की तरह हम इसका समाकलन करेंगे x के सापेक्ष और कंडीशन लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 निकालने के लिए। जो हमने इसको x के सापेक्ष समाकलन किया है, C1 के लिए हमने लिखा है कि जब x इज इक्वल टू 0 उस समय dy बाई डी एक्स भी 0, जिससे C1 भी हमारा 0 आ जाएगा। अब जो समीकरण प्राप्त हुई उसका x के सापेक्ष पुनः समाकलन करने पर और जो समीकरण प्राप्त होगी उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे कि जब x 0 है उस समय y भी 0 है, तो जिससे C2 भी 0 होगा, कहाँ पे, A पॉइंट पे। तो ये अगर हम सॉल्व करें तो हमें इक्वेशन नंबर y के लिए मिलेगा 1 अपॉन YIG W L एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस W डैश बाई 2 L स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 12 माइनस L एक्स क्यूब अपॉन 3। अब इसमें भारित सिरे पे x दूरी पर हम अगर ये फॉर्मूला लिया है, हम L सिरे पर अवनमन ज्ञात करना चाहें तो x इज इक्वल टू L और y इज इक्वल टू डेल रखने पर हमें जो अवनमन के लिए फॉर्मूला मिलेगा वो 1 अपॉन YIG W L क्यूब अपॉन 3 प्लस W डैश L की पावर 4 अपॉन 8। अब चूंकि W डैश L जो है वो छड़ का भार है, संपूर्ण छड़ का भार है, तो इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं डेल इज इक्वल टू L क्यूब अपॉन 3 YIG, ब्रैकेट के अंदर आएगा W प्लस 3 बाई 8 W0। अतः दंड इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे उसके स्वतंत्र सिरे पर लगाया गया भार इसके स्वयं के भार W0 के 3 बाई 8 गुणिमान से बढ़ गया हो। तीसरा केस अब हम लेते हैं। तीसरा केस के लिए हम लेंगे कि ये जो समान रूप से भारित कैंटिलीवर है, अर्थात इसमें हमने जो दंड है उस पर कोई एक्सटर्नल भार नहीं लगाया, लेकिन वो छड़ इतनी भारी है कि उसको एक सिरे पर कस के दूसरे सिरे पर अगर हम वैसे ही छोड़ दिया जाए तो स्वयं के भार के कारण ही लटक गई है, बंकित हो गई है। तो अगर दंड स्वयं के भार के कारण बंकित है तो उस स्थिति में इसका अवनमन क्या होगा वो हम ज्ञात करते हैं। और यहाँ हम मान लेते हैं कि जो भार है वो पूरे दंड की लंबाई में समान रूप से वितरित है। तो इस स्थिति में जो उपरोक्त फॉर्मूला हमने ऊपर ज्ञात करा था अवनमन के लिए, उसमें W इज इक्वल टू 0 रख देंगे। एक्सटर्नल जो वेट है, जो भार लगा है, उसको 0 करने पर डेल्टा डैश इज इक्वल टू W डैश L की पावर 4 अपॉन 8 YIG, ये हमें अवनमन के लिए सूत्र प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक समान जो लंबाई की जो छड़ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सभी जगह सेम है और उसका जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम है, तो उस स्थिति में जो बीम है वो कैंटिलीवर कहलाती है। और कैंटिलीवर में स्वयं के भार के कारण अवनमन
एक्सटर्नल भार के कारण अवनमन हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में ज्ञात किया।